हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे ASP.NET कोर के 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। और प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज के इस ASP.NET कोर 100 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स की जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर हम यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक हम कवर करेंगे। और इसके अंदर हम ASP.NET कोर के फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको मॉड्यूल 1 के 20 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे पास आते हैं। तो देखो, ये जो शुरू के 4 हैं जिसके अंदर ASP.NET कोर मतलब व्हाट इज ASP.NEट कोर, फिर ASP.NEट कोर वर्सेस ASP.NEट फ्रेमवर्क, आर्किटेक्चर, कैस्ट्रल, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास मिडिलवेयर और दूसरा है हमारे पास रिक्वेस्ट पाइपलाइन। क्योंकि भाई देखो, ये मिडिलवेयर और रिक्वेस्ट पाइपलाइन आपस में ये जो दो क्वेश्चन है ये इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों को आज इसी एक वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आगे आ जाओ भाई। देखो, इसके क्वेश्चन के ऊपर आने से पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ASP.NET कोर का आर्किटेक्चर समझाया था। आर्किटेक्चर का मतलब कि जब भी आप ASP.NEट कोर एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो उसके ऊपर, तो एक फ्लो, एक आर्किटेक्चर फॉलो होता है। उसको मैंने समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे एक दफ़ा और मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ अपने मिडिलवेयर वाले इंटरव्यू क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि जो यूज़र होता है, ठीक है, मतलब वो क्या है, वो क्लाइंट है। मतलब वो अपने सिस्टम के अंदर ब्राउज़र पे क्या करता है, कोई भी URL लिखता है हमारी .NET कोर एप्लीकेशन का, और जब वो URL लिख के एंटर करता है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो फ्लो इसका आर्किटेक्चर है उसके अंदर सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, कैस्ट्रल वेब सर्वर के पास जाती है। और कैस्ट्रल वेब सर्वर के बाद हमारे पास वो जाती है मिडिलवेयर पाइपलाइन के अंदर, और फिर मिडिलवेयर पाइपलाइन से होते हुए वो रिक्वेस्ट जाती है राउटिंग के पास, उसके बाद वो रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर के पास, फिर इसी तरह से सर्विस लेयर, रिपोजिटरी लेयर, एंटिटी फ्रेमवर्क और SQL सर्वर। मतलब जो आपकी रिक्वेस्ट है, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है ना, मतलब जो एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए URL लिखता है, तो वो जो रिक्वेस्ट होती है वो इस फ्लो से गुजरते हुए आपके पास कंप्लीट होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वो वेब सर्वर के पास भी जाती है, वो मिडिलवेयर के पास भी जाती है, वो राउटिंग, कंट्रोलर, सर्विस, इन सब के पास होके जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मिडिलवेयर इन ASP.NEट कोर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट इंटरव्यू आंसर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, मिडिलवेयर इज अ कंपोनेंट that processes HTTP request and responses within the ASP.NET Core request pipeline। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मिडिलवेयर एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा और आसान करके समझाऊं, मिडिलवेयर आपके पास बेसिकली एक मेथड होता है, फंक्शन होता है, और इस तरह के बहुत सारे मिडिलवेयर्स हो सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, और ये सारे फंक्शंस डिफाइन कहाँ होते हैं, एक ASP.NET कोर की रिक्वेस्ट पाइपलाइन होती है, उसके अंदर ये सारे मिडिलवेयर्स क्या होते हैं, डिक्लेयर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मिडिलवेयर इज अ कंपोनेंट दैट प्रोसेसेस HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। मतलब जो रिक्वेस्ट हमारे पास, जो अभी मैंने आपको फ्लो दिखाया, ठीक है, उसमें जब हमारे पास मिडिलवेयर के पास रिक्वेस्ट आती है तो पहले तो वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और फिर मिडिलवेयर उसका रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकता है विद इन ASP.NET कोर रिक्वेस्ट पाइपलाइन। इसका मतलब अभी मैं आपको ये दिखाता हूं कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट पाइपलाइन किसे कह रहे हैं और मिडिलवेयर्स किसे कह रहे हैं। तो यहाँ पे आओ विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे देखो, मैंने अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर ASP.NET कोर वेब ऐप का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि MVC टेम्पलेट के ऊपर मैंने बनाया है। तो यहाँ पे देखो, वो जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन है, जो मिडिलवेयर्स हैं, वो आपको देखने को कहाँ पे मिलेंगे। भाई देखो, आपके जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर program.cs की एक आपको फाइल देखने को मिलती है, क्लास होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो,
इसी के अंदर आपकी होती है रिक्वेस्ट पाइपलाइन और दूसरा आपके पास मिडिलवेयर। ठीक है, तो यहां पे देखो देखो ये जो आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं ना, ठीक है, ये जो मेथड्स हैं, ये जो फंक्शंस हैं, इन्हीं को मैं कह रहा हूं मिडिलवेयर्स। और इसको पहचानने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जितने भी मिडिलवेयर्स हैं ये हमारे पास यहाँ पे देखो एक ऐप के ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। और ये ऐप का ऑब्जेक्ट, ये वेरिएबल कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो देखो ये हमारे क्या है, मिडिलवेयर्स हैं। और ये मिडिलवेयर जिस जगह पे डिक्लेयर हुए हुए हैं इसी को मैं कह रहा हूं रिक्वेस्ट पाइपलाइन। ठीक है, इसका मतलब यहां पे देखो, ये जो पहला हमारे पास मेथड है, कौन सा, यूज HTTP रिक्वेस्ट रीडायरेक्शन, इससे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट पाइपलाइन यहाँ पे शुरू हो रही है। और यहाँ पे जहाँ पे ये रन होने से पहले पहले हमारी ये जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन है ये एंड हो रही है। तो इसके अंदर यहाँ पे देखो मल्टीपल मिडिलवेयर्स हैं और हर मिडिलवेयर का यहाँ पे एक स्पेसिफिक टास्क होता है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क को वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये बात अपने माइंड में रखना। अब आगे आ जाओ। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ईच मिडिलवेयर कंपोनेंट कैन इंस्पेक्ट, मॉडिफाई और टर्मिनेट द रिक्वेस्ट बिफोर पासिंग इट टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर मिडिलवेयर ना यहाँ पे क्या कर सकता है, आपकी रिक्वेस्ट को पहले वो इंस्पेक्ट कर सकता है, फिर वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है और वो आपकी रिक्वेस्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है। मतलब आपकी रिक्वेस्ट प्रॉपर नहीं है, उसमें कोई इशू है, तो मिडिलवेयर्स ये जो हैं वो उस रिक्वेस्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सारी चीजें सही रहती हैं, ठीक है, तो आपका मिडिलवेयर जो है वो नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल कर लेता है। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो देखो सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे इस मिडिलवेयर के पास जाएगी, पहले मिडिलवेयर के पास। तो अगर सब कुछ यहाँ पे सही रहा तो रिक्वेस्ट दूसरे मिडिलवेयर के पास चली जाएगी। मतलब ये जो पहला मिडिलवेयर है वो दूसरे मिडिलवेयर को कॉल कर देगा। और अगर दूसरे मिडिलवेयर के अंदर भी कोई इशू नहीं होता रिक्वेस्ट में तो थर्ड हमारे पास कॉल हो जाएगा, इसी तरह फोर्थ, इसी तरह फिफ्थ। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि एक ऑर्डर में हमारे पास मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब इस ऑर्डर में यहाँ पे देखो सबसे पहले मिडिलवेयर मैंने ये वाला रखा हुआ है ना, तो सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, फिर तीसरे नंबर पे ये होगा, चौथे नंबर पे ये होगा और पांचवें नंबर पे ये वाला मिडिलवेयर कॉल होगा। मतलब इसका जो ऑर्डर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस ऑर्डर में आप मिडिलवेयर्स को यहाँ पे रखोगे उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इसका ऑर्डर आगे पीछे कर दोगे तो ये आगे पीछे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मिडिलवेयर कंपोनेंट, हर एक मिडिलवेयर कंपोनेंट, यहाँ पे तो मल्टीपल है ना, देखो यहाँ पे 5 मिडिलवेयर है तकरीबन, हर एक मिडिलवेयर आपकी रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करेगा, उसको मॉडिफाई कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन अगर सब कुछ सही रहता है तब वो नेक्स्ट कंपोनेंट मतलब नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल करता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ रिक्वेस्ट रीचेज एन ASP.NET कोर एप्लीकेशन इट ट्रेवल्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ मिडिलवेयर कंपोनेंट्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब रिक्वेस्ट आपकी ASP.NEट कोर एप्लीकेशन में पहुंचती है तो वो हमारे पास कुछ मल्टीपल मिडिलवेयर्स के थ्रू पास होके जाती है आगे। जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस ऑफ मिडिलवेयर्स हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल मिडिलवेयर्स हैं। सबसे पहले ये वाला मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला, फिर इसी तरह रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी। इसी तरह रिक्वेस्ट इन सारे मिडिलवेयर से होके आपके पास हमारे एप्लीकेशन में रन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ईच मिडिलवेयर कैन, मतलब हर मिडिलवेयर जो होता है वो क्या क्या काम कर सकता है। यहाँ पे देखो हर मिडिलवेयर आपकी रिक्वेस्ट को रीड करता है, ठीक है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल कर सकता है। मतलब जिस तरह यहाँ पे देखो ये जो सेकंड मिडिलवेयर है ना, कौन सा, यूज स्टैटिक फाइल्स, इसको कॉल करने वाला काम कौन करेगा, ये जो पहला मिडिलवेयर है वो सेकंड मिडिलवेयर को कॉल करने का काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब इस मेथड के अंदर एक ऐसी लाइन लिखी हुई होती है जो कि नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल करती है। अब नेक्स्ट मिडिलवेयर कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला भी हो सकता है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो नेक्स्ट मिडिलवेयर ये वाला होगा, यूज राउटिंग वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, सही है। फिर यहाँ पे देखो स्टॉप द पाइपलाइन एंड रिटर्न अ रिस्पॉन्स। इसका मतलब यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला मिडिलवेयर एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड वाला एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन थर्ड में कोई इशू आ गया तो ये थर्ड वाला मिडिलवेयर क्या करेगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज देगा और आगे के मिडिलवेयर्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये फंक्शनैलिटी भी मिडिलवेयर्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कॉमन मिडिलवेयर इंक्लूड्स। ठीक है, मतलब मैंने बताया था ना कि हर मिडिलवेयर आपके पास एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज में आता है।
तो कौन कौन से हमारे पास कॉमन मिडलवेयर्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, मतलब जो एप्लीकेशन में एरर्स वगैरह आ जाते हैं उसको हैंडल करने के लिए मिडलवेयर होता है, ठीक है। फिर इसी तरह HTTPS रीडायरेक्शन, HTTPS आपको पता है सिक्योर हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, उसकी रीडायरेक्शन के लिए मिडलवेयर होता है। फिर इसी तरह स्टैटिक फाइल्स, मतलब अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस यूज़ करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप वगैरह, उसकी कोई स्टैटिक फाइल जिस तरह से CSS फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, वो यूज़ करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे पास एक मिडलवेयर मौजूद है, ठीक है। फिर इसी तरह राउटिंग के लिए मिडलवेयर होता है, ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन वगैरह के लिए जब आप कर रहे होते हो, और लॉगिन के बाद जो रोल होता है किसी भी यूज़र का, उसके अकॉर्डिंग हम अपने यूज़र को फीचर्स एक्सेस करवा रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट के फंक्शनैलिटी एक्सेस करवा रहे होते हैं, तो वो ऑथराइजेशन के अंदर आता है। इसी तरह CORS हो गया, रिस्पॉन्स कंप्रेशन हो गए, मतलब इन सब के लिए हमारे पास मिडलवेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे पास इनके लिए बिल्ट इन मिडलवेयर्स भी होते हैं और हम अपने कस्टम मिडलवेयर्स भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस भी किया आपके साथ। द ऑर्डर ऑफ मिडलवेयर रजिस्ट्रेशन इज क्रिटिकल बिकॉज रिक्वेस्ट आर प्रोसेस्ड इन सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मल्टीपल मिडलवेयर्स है ना, आपने पहला मिडलवेयर कॉल किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, तो जिस तरह से आप उसकी रजिस्ट्रेशन करते हो ना program.cs फाइल के अंदर, उसी ऑर्डर में हमारे पास वो मिडलवेयर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, मतलब देखो मैंने बताया था ना, पहला ये वाला है मिडलवेयर, ये कॉल होगा, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये तीसरे को उठा के पहली लोकेशन पे ले जाऊं, तो याद रखना सबसे पहले ये वाला राउटिंग वाला जो मिडलवेयर है वो एग्जीक्यूट होगा। और याद रखना ये जो मिडलवेयर्स हैं उनके ऑर्डर सही ना होने की वजह से भी आपके प्रोग्राम में एरर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो मैं इसको वापस यहीं पे रख देता हूं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका सेटिंग थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, मतलब इसका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और जिस मिडलवेयर को आप पहले एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, सेकंड पे एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो, थर्ड पे करवाना चाह रहे हो, उसी हिसाब से आप ऑर्डर सेट करते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो, ये मेरे पास एक program.cs क्लास का यहाँ पे देखो कोड है, और इसके अंदर आपको ये कुछ मिडलवेयर्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। यही जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो, ये जो वहाँ पर पहला मिडलवेयर है, ठीक है, यूज HTTPS रीडायरेक्शन, इसका क्या काम है, रिक्वेस्ट आर रीडायरेक्टेड टू HTTPS, मतलब जो हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल है ना, जिसके आगे HTTP के आगे S लगा होता है, तो हमारी रिक्वेस्ट वो सारी वहाँ पे रीडायरेक्ट होती हैं इस मिडलवेयर की मदद से, ठीक है। और देखो मिडलवेयर क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक मेथड, एक फंक्शन है, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट जाती है सेकंड मिडलवेयर के पास, ठीक है, जो कि है राउटिंग। राउटिंग क्या डिटरमाइन करता है, मतलब किस चीज़ के लिए राउटिंग हम यूज़ करते हैं, कि जो URL आपने एंटर किया है उस URL के अगेंस्ट में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, कंट्रोलर कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसका कौन सा एक्शन मेथड, कौन सा रेजर पेज एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें राउटिंग हमारे पास यहाँ पे मैनेज करता है URLs के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज द यूज़र, मतलब जब आप लॉगिन करते हो ना, इसका मतलब आप ऑथेंटिकेट करते हो कि यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड सही है या नहीं है, ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ऑथराइजेशन, मतलब आपने एक बात याद रखनी है कि ऑथेंटिकेशन पहले होती है, उसके बाद ऑथराइजेशन होती है, क्योंकि ऑथराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऑथराइजेशन चेक्स परमिशंस। इसका मतलब जिस यूज़र ने ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर ली है, मतलब जो यूज़र लॉगिन हो चुका है, अब उस यूज़र के पास कौन कौन से राइट्स हैं, मतलब उस यूज़र का रोल क्या है, वो हमारी वेब एप्लीकेशन में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकता है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को एक्सेस नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें हम ऑथराइजेशन में देखते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास मैप कंट्रोलर्स का एक मिडलवेयर चलता है, जिसका क्या काम है, द अप्रोप्रिएट कंट्रोलर एक्शन इज एग्जीक्यूटेड। कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक्शन मेथड्स होते हैं ना, तो जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है राउटिंग से, ठीक है, वो हमारे पास कौन से कंट्रोलर के कौन से एक्शन मेथड के पास जाएगी, ये हमारे पास ये वाला मिडलवेयर इसको डिटरमाइन करता है, देखता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ मिडलवेयर्स होते हैं, और मैंने आपको क्या बताया, ये सीक्वेंस ऑफ मिडलवेयर्स कहाँ पे डिफाइंड होते हैं, रिक्वेस्ट पाइपलाइन के अंदर। और रिक्वेस्ट पाइपलाइन में किसे कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पहला मिडलवेयर है यूज HTTPS रीडायरेक्शन, इसके टॉप से हमारे पास पाइपलाइन, रिक्वेस्ट पाइपलाइन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास ये रिक्वेस्ट पाइपलाइन एंड हो रही है। मतलब इंटरव्यूअर इस तरह के भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि पाइपलाइन कहाँ पे होती है, पाइपलाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से एंड होती है, और पाइपलाइन, इसी रिक्वेस्ट पाइपलाइन के अंदर ही हमारे पास सीक्वेंस ऑफ मिडलवेयर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है।
ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, ये जो मिडलवेयर है इसकी एक रियल वर्ल्ड एनोलॉजी से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूअर भी कहते हैं कि भाई थोड़ा इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप समझाएं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, थिंक ऑफ मिडलवेयर एज चेक पॉइंट्स एट एन एयरपोर्ट। भाई आप अगर एयरपोर्ट कभी गए हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हर पैसेंजर को अलग अलग टास्क के लिए चेक किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है, आपकी स्क्रीनिंग होती है, आपके लगेज की स्क्रीनिंग होती है कि भाई उसमें कोई गलत कोई मवाद तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पासपोर्ट कंट्रोल, एक और चेक पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, फिर एक और चेक पॉइंट होता है जिसको हम बोर्डिंग गेट कहते हैं, जहाँ से आप अपनी फ्लाइट के लिए रवाना होते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखो मल्टीपल चेक पॉइंट्स, उनको क्या कह रहा है हमारी एप्लीकेशन में, मल्टीपल मिडलवेयर्स। मतलब जिस तरह एयरपोर्ट में मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं और उससे हमारा पैसेंजर मूव होता है, उसके थ्रू आगे जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह जो हमारी रिक्वेस्ट होती है वो इसी तरह की जो मिडलवेयर्स होते हैं उससे होके गुजरता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ई चेक पॉइंट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क बिफोर अलाउइंग द पैसेंजर टू प्रोसीड। मतलब सिक्योरिटी स्क्रीनिंग क्लियर होगी तभी वो पासपोर्ट कंट्रोल पे जा सकता है। पासपोर्ट कंट्रोल क्लियर होगा उसके बाद ही वो बोर्डिंग गेट में बोर्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे भी यही चीज कह रहा है। फिर उसके बाद देखो, सिमिलरली मिडलवेयर कंपोनेंट्स प्रोसेस रिक्वेस्ट स्टेप बाय स्टेप बिफोर दे रीच योर एप्लीकेशन लॉजिक। मतलब जो रिक्वेस्ट आती है वो अलग अलग मिडलवेयर कंपोनेंट से प्रोसेस होके स्टेप बाय स्टेप आगे जाती है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप ये एग्जाम्पल देते हो अपने इंटरव्यूअर को तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाला है इस चीज़ से। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो कॉमन फॉलोअप क्वेश्चन, मतलब जब आप जवाब दे देते हो उसके बाद इंटरव्यूअर दोबारा आपके ही जवाब में से कोई सवाल निकाल के आपसे सवाल करता है, तो कुछ कॉमन फॉलोअप क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कैन वी क्रिएट कस्टम मिडलवेयर। वही बात, ये जो अभी मैंने आपको पीछे मिडलवेयर्स की एक लिस्ट दिखाई थी वो तो बिल्ट इन थे ना, उनको जस्ट हमने कॉल करना है। कुछ तो पहले से कॉल हुए हुए होते हैं जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, कुछ आप खुद से कॉल करते हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम कस्टम मिडलवेयर बना सकते हैं, तो आंसर क्या है, यस, you can create custom middleware by defining a class with an invoke async method and registering it in the pipeline। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि बिल्कुल आप कस्टम मिडलवेयर बना सकते हो, उसके लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपको इन्वोक असिंक का एक मेथड यूज करना पड़ेगा और फिर अपने उस कस्टम मिडलवेयर को, मतलब उस क्लास को पाइपलाइन के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। पाइपलाइन मतलब वही जो मैंने आपको दिखाया था ना, रिक्वेस्ट पाइपलाइन, जिसके अंदर सारे मिडलवेयर्स कॉल हो रहे हैं। तो आपने कौन से ऑर्डर के अंदर उसको रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज मिडलवेयर ऑर्डर इंपॉर्टेंट। वही बात, मतलब क्या पूछ रहा है कि मिडलवेयर का जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में हम उसे रजिस्टर करते हैं अपनी रिक्वेस्ट पाइपलाइन के अंदर, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिकॉज ईच कॉम्पोनेंट एग्जीक्यूट्स इन द ऑर्डर इट इज एडेड। क्योंकि जो आपका मिडलवेयर कॉम्पोनेंट जिस जगह पे रखा गया है, जिस सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होता है। An incorrect order can cause authentication, authorization और routing to behave unexpectedly। इसका मतलब देखो मैंने क्या बताया था, ऑथेंटिकेशन के बाद ही ऑथराइजेशन आता है और इन दोनों से पहले राउटिंग आता है। तो अगर इसका ऑर्डर आगे पीछे हो गया तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव नहीं करेगी। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो एक इंटरव्यू टिप जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। देखो क्या कह रहा है, Many interviewers ask candidate to explain the middleware pipeline with a real world analogy। वही बात जो मैंने आपको बताई कि अक्सर इंटरव्यूअर इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने का कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, देखो यूजिंग द एयरपोर्ट और सिक्योरिटी चेक पॉइंट एग्जाम्पल मेक्स द कॉन्सेप्ट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड डेमोन्स्ट्रेट्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब अगर आप एयरपोर्ट की जो मैंने बताया था चेक पोस्ट या फिर कोई और सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, जिस तरह कोई आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो तो अक्सर वहाँ पे अलग अलग चेक पोस्ट होती हैं। ठीक है, आपको चेक करके स्टेडियम के अंदर जाने दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जब आप एग्जाम्पल दोगे ना मिडलवेयर के कॉन्सेप्ट के साथ उसको कनेक्ट करके, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और ये भी आपको वहाँ पे इंटरव्यूअर को पता चलता है कि हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन मिस्टेक्स। अब देखो कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि अक्सर इंटरव्यू देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो कर जाते हैं, और वो क्या है, यहाँ पे देखो, थिंकिंग मिडलवेयर ओनली प्रोसेसेस रिक्वेस्ट
मतलब कुछ कैंडिडेट्स को ये लगता है कि भाई मिडिलवेयर सिर्फ रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, और ये बात बिल्कुल गलत है। देखो क्या कह रहा है, इट कैन ऑल्सो प्रोसेसेस रिस्पॉन्सेज ऑन द वे बैक टू द क्लाइंट। इसका मतलब मैंने बताया था ना कि अगर किसी मिडिलवेयर में कोई इशू आता है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हुए, तो वो इमीडिएटली आगे के मिडिलवेयर्स की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है और वहीं से क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज देता है। ठीक है, तो ये जो एक मिस्टेक है इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, फिर देखो अज्यूमिंग मिडिलवेयर ऑर्डर डजंट मैटर। मतलब कैंडिडेट्स अक्सर ये भी अज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से कि जो मिडिलवेयर का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, और ये बात भी बिल्कुल गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है। क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर ऑर्डर आपके पास आगे पीछे हो गया, क्योंकि स्ट्रिक्टली वो उस ऑर्डर को फॉलो करके मिडिलवेयर की एग्जीक्यूशन करता है। अगर ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही तरह बिहेव नहीं करेगी। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो समरी, मिडिलवेयर इज द बैकबोन ऑफ द ASP.NET कोर रिक्वेस्ट पाइपलाइन। वही जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन मैंने बताया था ना, जिसके अंदर सारे मिडिलवेयर्स होते हैं। तो मिडिलवेयर्स क्या है, आपके जो ASP.NET कोर की रिक्वेस्ट पाइपलाइन है उसकी बैकबोन है, इनेबलिंग मॉड्यूलर हैंडलिंग ऑफ कंसर्न्स सच एज सिक्योरिटी, राउटिंग, लॉगिंग एंड एरर हैंडलिंग। इसका मतलब जो आपके पास मिडिलवेयर्स हैं वो मॉड्यूलर हैंडलिंग ऑफ कंसर्न्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। मॉड्यूलर मतलब अलग अलग, जिस तरह राउटिंग का काम एक अलग मिडिलवेयर में हो रहा है, एरर हैंडलिंग का काम एक अलग मिडिलवेयर में हो रहा है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का काम अलग मिडिलवेयर में हो रहा है। तो इस वजह से हमारे पास ASP.NET को रिक्वेस्ट पाइपलाइन की बैकबोन कहा जा रहा है, किसको, मिडिलवेयर को। ठीक है, अब देखो ये तो समरी हो गई इस क्वेश्चन की। इसी के साथ मैंने आपको बताया था एक और क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन द ASP.NET कोर रिक्वेस्ट पाइपलाइन। तो मिडिलवेयर के साथ मैं ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझा चुका हूं, बस इसके जो शॉर्ट इंटरव्यू आंसर है, डिस्क्रिप्शन है, उसको एक दफा पढ़ लो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द ASP.NET कोर रिक्वेस्ट पाइपलाइन इज द सीक्वेंस ऑफ मिडिलवेयर कंपोनेंट्स, वही बात जो अभी मैंने आपको बताई, थ्रू विच एवरी HTTP रिक्वेस्ट पासिस बिफोर रीचिंग द कंट्रोलर और एंड पॉइंट। मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट पाइपलाइन से होकर गुजरती है, जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ मिडिलवेयर्स होते हैं, और हर मिडिलवेयर के अंदर आपकी HTTP रिक्वेस्ट को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, और जब वो सब मिडिलवेयर से क्लियर हो जाती है तब वो आगे जाती है कंट्रोलर के पास या एंड पॉइंट के पास। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वही बात जो मैंने बताई, ईच मिडिलवेयर कैन इंस्पेक्ट, मॉडिफाई, टर्मिनेट द रिक्वेस्ट एंड इट कैन ऑल्सो प्रोसेस द रिस्पॉन्स ऑन इट्स वे बैक टू द क्लाइंट। वही बात जो मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो रिक्वेस्ट पाइपलाइन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, देखो क्या कह रहा है, when a client sends a request to ASP.NET Core application it doesn't go directly to the controller। देखो वही बात कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारी ASP.NET Core वेब ऐप को, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली कंट्रोलर के पास नहीं जाती, इंस्टेड बल्कि इट पासिस थ्रू अ पाइपलाइन ऑफ मिडिलवेयर। बल्कि वो रिक्वेस्ट पाइपलाइन के अंदर जितने भी मिडिलवेयर होते हैं वन बाय वन वहां से होके आगे जाती है कंट्रोलर के पास। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, think of the pipeline as a series of checkpoints, each checkpoint has a specific responsibility such as, वही बात जो मैंने एयरपोर्ट के चेक पॉइंट्स की एक एग्जाम्पल आपको दी थी ना, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा बता रहा है, उसी से समझा रहा है कि पाइपलाइन किसे कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो आपके पास रिक्वेस्ट पाइपलाइन है जिसके अंदर अलग अलग चेक पॉइंट्स हैं, मतलब अलग अलग मिडिलवेयर्स हैं, तो वो अलग अलग मिडिलवेयर्स इन सब के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया लॉगिंग के लिए अलग से मिडिलवेयर हो सकता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, HTTPS रीडायरेक्शन। ठीक है, वही पॉइंट जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब इन सारे कंसर्न्स के लिए हमारे पास अलग अलग मिडिलवेयर्स मौजूद हैं, बिल्ट इन भी है, कस्टम भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, एवरी मिडिलवेयर डिसाइड्स वन ऑफ टू थिंग्स। मतलब जो मिडिलवेयर होता है वो दो चीजों में से एक चीज डिसाइड करता है, और वो क्या होती है, देखो, पास द रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर। मतलब जैसे एक मिडिलवेयर के पास रिक्वेस्ट आएगी वो उसे प्रोसेस करेगा, अगर रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है तो जो रिक्वेस्ट है वो उसको आगे वाले मिडिलवेयर, नेक्स्ट मिडिलवेयर के अंदर पास कर देगा। लेकिन अगर उसमें कोई इशू है, रिक्वेस्ट में कोई इशू है, तो वहीं पे वो उस पाइपलाइन को स्टॉप कर देगा, मतलब रिक्वेस्ट को आगे मिडिलवेयर्स में नहीं जाने देगा, और वहीं से रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स किसको, क्लाइंट को इमीडिएटली। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, दिस मॉड्यूलर आर्किटेक्चर मेक्स ASP.NET कोर फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल एंड हाईली परफॉर्मेंट। मतलब ये जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है ना, जिसके अंदर हर एक टास्क को अलग अलग हैंडल किया जा रहा है, इसी की वजह से ASP.NET कोर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, और बहुत ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो कॉमन फॉलोअप क्वेश्चन, वाई इज मिडिलवेयर ऑर्डर इंपॉर्टेंट। ठीक है, वही बात जो अभी हमने डिस्कस की,
बिकॉज मिडलवेयर एग्जीक्यूट्स इन द ऑर्डर इट इज़ रजिस्टर्ड, मतलब जिस ऑर्डर में वो रजिस्टर होती है हमारी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर, उसी ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया, ऑथेंटिकेशन मस्ट अकर बिफोर ऑथराइजेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑथराइजेशन वाला मिडलवेयर पहले एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद में ऑथेंटिकेशन कॉल हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑथराइजेशन से पहले लाजमी ऑथेंटिकेशन वाला मिडलवेयर होना चाहिए, ठीक है। राउटिंग मस्ट अकर बिफोर एंड पॉइंट्स आर एग्जीक्यूटेड। एंड पॉइंट्स का मतलब यहां पे देखो, एंड पॉइंट्स हमारे पास यहां पे देखो, ये मैप कंट्रोलर ये बता रहा है ना कि हमारे पास कौन सा एक्शन मेथड कौन सा कंट्रोलर चलेगा, तो उससे पहले हमारे पास लाजमी राउटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर बता रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक और फॉलोअप क्वेश्चन है, कैन मिडलवेयर स्टॉप द पाइपलाइन? बिल्कुल, अगर एक मिडलवेयर है वो देखेगा कि भाई इस रिक्वेस्ट में कोई इशू है तो वो आगे की जो पाइपलाइन है उसको स्टॉप कर देगा, मतलब रिक्वेस्ट आगे वाले मिडलवेयर्स में नहीं जाने देगा, ठीक है। देखो यही कह रहा है, यस फॉर एग्जाम्पल इफ ऑथेंटिकेशन फेल्स, मतलब अगर यूजर लॉगिन फेल्ड हो जाता है तो जाहिर बात है उसको आगे नहीं जाने देना। द रिक्वेस्ट इमीडिएटली रिटर्न्स, ठीक है, मतलब वो जो रिक्वेस्ट है वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो वापस क्लाइंट के पास चला जाएगा और कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा लेंगे कि भाई आपकी ऑथेंटिकेशन फेल हो चुकी है, ठीक है। विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कंट्रोलर, मतलब जैसे ही ऑथेंटिकेशन वाला मिडलवेयर फेल हो गया, वहां पे कोई एरर आ गया, तो रिक्वेस्ट वहीं से वापस क्लाइंट के पास चली जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगा, हमारी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास आगे नहीं जाएगी, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखो इंटरव्यू टिप क्या कह रहा है, मैनी इंटरव्यूज आस्क यू टू ड्रॉ द रिक्वेस्ट पाइपलाइन ऑन अ व्हाइट बोर्ड, मतलब अक्सर जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट पाइपलाइन को ड्रॉ करने का कहते हैं आपसे, जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, यही प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जो मैंने आपको कोड दिखाया उसमें आपने बताना है कि भाई यहाँ से रिक्वेस्ट पाइपलाइन स्टार्ट होगी, उसके बाद मिडलवेयर्स के नाम लिख देना और फिर जो आखिरी मिडलवेयर है उसके बाद लिख देना कि भाई रिक्वेस्ट पाइपलाइन एंड्स। इस तरह से आपकी ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यही कह रहा है कि इसकी जो ड्राइंग है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अब कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है। थिंकिंग द कंट्रोलर रिसीव्स रिक्वेस्ट डायरेक्टली, याद रखना कभी भी कंट्रोलर मतलब जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है ना, वो कभी भी याद रखना कि डायरेक्टली कंट्रोलर के पास वो रिक्वेस्ट नहीं जाती, बल्कि बीच में मिडलवेयर होता है, मैंने बताया था उससे पहले केस्ट्रल वेब सर्वर होता है, तो तब जाके हमारे पास आगे जाके राउटिंग होती है, फिर जाके कंट्रोलर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फॉरगेटिंग दैट मिडलवेयर आल्सो प्रोसेसेस रिस्पॉन्सेस, ये बात आपने कभी भी नहीं भूलनी कि मिडलवेयर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, इसके साथ साथ रिस्पॉन्सेस को भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अब देखो समरी करके इसको वाइंड अप करते हैं। द रिक्वेस्ट पाइपलाइन इज द हार्ट ऑफ द ASP.NET कोर, मतलब ASP.NET कोर की जो एप्लीकेशन है उसका हार्ट कह रहा है, किसको कह रहा है, रिक्वेस्ट पाइपलाइन को, जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ मिडलवेयर्स होते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, एवरी HTTP रिक्वेस्ट फ्लोज थ्रू मिडलवेयर बिफोर रीचिंग द एप्लीकेशन लॉजिक, वही बात कि जो आपकी रिक्वेस्ट है HTTP रिक्वेस्ट वो सीक्वेंस ऑफ मिडलवेयर से होके गुजरती है, फिर जाके वो आपके एप्लीकेशन के अंदर एंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। इसके अंदर हमने 2 इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर इसके लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।